नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो वर्तमान में करंट में चल रहा है, वर्तमान में करंट में और लाइट में भी है। दोस्तों, वो एक ऐसा टॉपिक होने वाला है, आपको पता होगा कि हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, पूर्वोत्तर भारत में आता है। और वहाँ पर क्या हुआ है भैया, काफ़ी उच्च तीव्रता का भूकंप आया है और काफ़ी जान माल की हानि भी हुई है। तो दोस्तों, ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही है। यदि हम इसको एक मानवता वाली नज़रों से देखें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है और अभी भी राहत बचाव कार्य ऐसा है कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज भूकंप आने के 3 से 4 दिन बाद भी अभी भी मलबों में दबी हुई हैं। वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो क्या हुई है, लाशों से दुर्गंध आने लगी है। तो काफ़ी भयावह मंजर रहा है। हम उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पॉइंट की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, म्यांमार में भूकंप। तो ये क्या होगा, अखबार की हेडिंग है। जैसे देखिए, म्यांमार में भूकंप ने बदली तस्वीर। किस तरह से यहाँ पर लगभग 1700 से 1800 लोगों की क्या हुई, डेथ हो गई है और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग अभी भी वर्तमान में घायल है। हालांकि ये आंकड़ा कैसा हो सकता, सरकार तो अपने आंकड़े जारी करती है ना, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर जाकर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 3 से 4 गुना क्या मिलते हैं हमें, आंकड़े पर्याप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखने वाला मंजर जो है काफ़ी भयावह रहा है। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि मामले में दहशत और निराशा का माहौल है। कई लोग अपने ऐसे हैं जिनके अपने बिछड़ गए, काफ़ी दुखी हैं वो। तो होता ना ऐसा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिखा गया, सैटेलाइट इमेज और बुनियादी ढांचे से दिखा तबाही का मंजर। क्योंकि सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट के द्वारा जो वहाँ पे लेंगे ना इमेज, तो एक दिन पहले का इमेज देखेंगे तो काफ़ी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहा है, लेकिन अब का देखेंगे तो ऐसा महसूस हो रहा कि शायद क्या हुआ, परमाणु बम से हमला हुआ हो। इस तरह का मंजर देखने के लिए मिला। क्या मिला, इस तरह का मंजर यहाँ पर देखने के लिए मिला है। बता रहा तो बचाव कार्य में कई प्रकार की बाधाएं सामने आ रही हैं। कोई मलबा है, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उसमें लोग दब के मर गए, तो उसको हटाने के लिए क्या लगेगा, काफ़ी पर्याप्त समय भी लगेगा ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। दूसरा यहाँ बताया गया अभी, इस तरह का माहौल बना हुआ है म्यांमार में। म्यांमार और थाईलैंड, कंबोडिया पूर्वोत्तर भारत में आते हैं, पूर्वी भारत में साथ में सीमा साझा करते हैं। म्यांमार जो है वो भारत और बांग्लादेश दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। और म्यांमार 1935 से पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। किसका, 1935 से पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। 1935 के एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया। तो इस तरह का तबाही का मंजर वहाँ पर बना हुआ है अभी। अब हम हमारे में एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि भैया एक बात बताओ, चलो आपने ये सब चीज़ें तो बता दी, ये बताओ भूकंप क्यों आता है? भूकंप के कुछ बचाव कार्य भी हैं या कुछ, यदि हम सपोज करो अपने भारत में भूकंप आने लगे तो हम क्या करेंगे, और भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है भैया, उनके बारे में बताओ। मैंने कहा उसी पॉइंट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको भूकंप से पढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट दिखाऊंगा इस तरह से। यदि हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, भी ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, मैंने कहा भूकंप जो बनता है वो कई तरह से बनता है। ज्वालामुखी के द्वारा भूकंप, प्लेटों के खिसकने से भूकंप, और जो प्लेटें ठंडी हो रही हैं उनके ठंडी होने के कारण भूकंप। आपने कई बार नाम सुना होगा कि भैया एशियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टकरा गई तो पर्वतों का वगैरह का निर्माण होता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी तो भूकंप आता, रिफ्ट बनती हैं, घाटी बनती हैं, सभी ये चीज़ें बनती हैं, ये प्लेटों के चलने के कारण ही बनती है। क्या कारण है प्लेटें चलती हैं? पहला रीजन तो ये है, ये जो प्लेटें हैं ये टिकी हुई हैं मेंटल वाले भाग की ओर, मेंटल वाले भाग की ओर टिकी हुई है। दूसरा रीजन एक और बनता है यहाँ से प्लेटों के चलने का। भाई सपोज करो अपने पास में लोहा है, लोहा हमने उसे गर्म कर लिया, गर्म करा तो वो कैसा होगा, वो फैलता चला जाएगा, उसका प्रसार होगा ना, जो लोहा है उसका प्रसार होता चला जाएगा। लेकिन यदि हम उस लोहे के ऊपर पानी डालते हैं तो आप कैसा महसूस करोगे, वो सिकुड़ के थोड़ा सा ऐंठने का काम करता है ना, पहले फैला हुआ था फिर सिकुड़ने का काम करता। सेम सिचुएशन प्लेटों के साथ में होती है, इन प्लेटों के साथ में भी सेम सिचुएशन होती है। ये जब तक गर्म है तो सही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूरज का हिस्सा हुआ करती थी। तो अभी भी कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो अंदर की तरफ से गर्म है, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडी होती जा रही हैं। जब वो ठंडी हो जाएंगी तो अपने आप को एडजस्ट करेंगी तो थोड़ी खींचती हैं, वो क्या करती हैं, सिकुड़ने का काम करती हैं। तो वहाँ से भूकंप का निर्माण होता, किस चीज़ का, भूकंप का निर्माण होता। अच्छा भैया, तो मैंने बताया अभी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वहाँ पर जो सबसे मिड पॉइंट होगा उसे बोलते हैं मिनरल पोल।
उसके जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं आउटर कोर। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, यदि हमने एक ग्रुप में बांट के पढ़ सकते हैं जैसे कोर के रूप में केवल इनर कोर और आउटर कोर। उसके जो बाद वाला हिस्सा आएगा उसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलेंगे इसे? मेंटल बोलेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मेंटल में किस तत्व से मिलकर बना है, या फिर इनर कोर आउटर कोर किस तत्व से मिलकर बना है, ये चीजें यहाँ पूछी जाती हैं। तीसरा जो आता है वो होता है अपना क्रस्ट। क्या था तीसरा पॉइंट? क्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं भूप्रपल्टी। ये क्या होता है भाई? जिसके ऊपर हम चल रहे हैं वर्तमान में, इसे हम भूप्रपल्टी कह सकते हैं। जहाँ पे सभी हम मतलब अपने मकान वगैरह बना के रह रहे हैं, या फिर महासागर है, महाद्वीप है, सभी क्या है? सब क्रस्ट का ही हिस्सा है। चट्टानें बड़ी बड़ी सभी इसी के अंदर आता है। अच्छा भैया, सपोज करो कि मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया काट के, एक भाग मैंने इसका काट के इस तरह से बाहर निकाल लिया। किस रूप में? इस रूप में काटा और इसको काट के कैसे निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। तो किस तरह का दिखेगा वो भैया? वो तो इस तरह का नजर आएगा ना। किस तरह का नजर आएगा देखने में? वो तो इस तरह का नजर आएगा ना। तो यदि हम अब इसकी बात करेंगे, भैया तुमने बताया था सबसे मिड पॉइंट होता हमारा कोर। कौन सा पार्ट होता? कोर होता। इसका मतलब ये जो कोर है किससे बना हुआ? निकिल और फेरस से। किससे बना हुआ? ये निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ। उसके जो ऊपर आता ये आता भैया मेंटल। मेंटल किससे बना हुआ? सिलिका और मैग्नीशियम से। उसके ऊपर आता सिलिका और एल्यूमिनियम से। तो ये तत्व पूछे जाते हैं। मेंटल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कोर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, या फिर भूप्रपल्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। यहाँ से मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं। अब आ जाओ अपने पॉइंट के। कल भी हाँ, अब थोड़ी सी बात करें भूकंप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भूकंप के। तो भाई मैं आपको इन चीजों को पढ़ाने से पहले एक चीज और पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाना मुझे? ये सपोज करो अपनी भूप्रपल्टी वाला भाग है। ये पेड़ पौधे बने हुए हैं यहाँ पर, भूप्रपल्टी वाला क्षेत्र है नहीं है। उसके जो नीचे वाला पॉइंट होगा जिसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलेंगे इसे? क्रस्ट। सपोज करो यहाँ से भूकंप उत्पन्न होना शुरू हुआ, भूकंप आना शुरू हुआ यहाँ से जो भूकंप आना शुरू होगा, तो इस भूकंप से निकलते हैं 3 तरह की किरणें। कितने तरह की निकलेंगी? 2 तरह की निकलती हैं, एक भूगर्भीय दूसरी धरातलीय। तो जो किरणें निकलती हैं यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगी कुछ किरणें कैसे चलेंगी? यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से, कुछ चलती है अंदर की तरफ इस तरह से, ऐसे निकल जाएंगी भैया। अच्छा ये बात है मैंने कहा। तो ये जो बिंदु है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं फोकस। फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फोकस। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा भूकंप का मूल बिंदु क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम फोकस। जो सबसे पहले पृथ्वी जहाँ पे हम खड़े हैं सरफेस, सबसे पहले किरणें सूरज के मतलब सबसे पहले किरणें धरातल के उस भाग तक पहुंचेंगी। क्या बोलेंगे इसको? उसको बोलेंगे एपिसेंटर। क्या बोलेंगे इसे? एपिसेंटर। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए देखने के लिए तो 2 तरह की किरणें निकलेंगी। इसी बिंदु से निकलती हैं 2 तरह की किरणें। कौन कौन सी? भूकंपीय किरणें। हालांकि दोबारा बाद में बताऊंगा अच्छी तरह से कौन कौन सी किरणें निकलेंगी। भूकंपीय किरणें वो कौन कौन सी होंगी? पहली होंगी धरातलीय, दूसरी होंगी भूगर्भीय। कौन सी दूसरी? भूगर्भीय। धरातलीय किरणों में कौन कौन सी निकल के आएंगे? एल तथा आर। भूगर्भीय किरणों में कौन सी निकल के आएंगी? पी तथा एस। इनके नाम भी पूछे जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें धरातलीय तरंगे हो सकती हैं? तो धरातलीय पूछ लेगा तो एक आर एल को हटा देगा, आर को हटा देगा तो क्या रख देगा? आर रख देगा। अब की बार एल हटा देगा तो आर हटा देगा तो एल। इस प्रकार से पूछ लेगा कौन सी तरंगे धरातलीय तरंगे हैं। तो बता देना भैया रिले वेव्स हैं या फिर एल वेव्स हैं। भूगर्भीय तरंगे कौन सी है? प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगे। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने के लिए बनता है। इनकी एक एक क्वालिटी मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से। अब आ जाओगे जो मैंने बताया उसको देख लेंगे। आओ केंद्र। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अचानक उष्मा का मुक्त होने लगा था, भूकंप लगा था। अभी इसमें तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा और केंद्र वगैरह मैंने तुम बता ही दिया भाई। ये अपना फोकस बिंदु है, ये अपनी धरती है। यहाँ से यहाँ तक क्या पहुंचेंगी? किरणें पहुंचनी शुरू होंगी। तो किस चीज का निर्माण होगा? यहाँ से एपिसेंटर। जहाँ से इसका निर्माण होगा भूकंप का उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे उसे? फोकस। 1 मिनट एक गलती हुई है, मैं इसे सुधार लेना।
वो क्या है, मैंने तुम्हें एपिसेंटर बताया ना, क्या बताया था, एपिसेंटर। वो फोकस के ठीक ऊपर वाला स्थान होता है। जैसे फोकस है ठीक 90 डिग्री ऊपर कौन जो सा स्थान होगा उसे बोलते हैं हम एपिसेंटर। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी मैंने तुम बताइए यहाँ से 3 तरह की तरंगे वगैरह निकलती हैं। जैसे कि यहाँ से फोकस का बिंदु मानूंगा, ठीक इसके ऊपर क्या है, एपिसेंटर। ठीक भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एकदम अधिकेंद्र वह सतह जिस पर वह बिंदु होता है जब भूकंप तरंगे सर्वप्रथम पहुंचते हैं। ज्यादातर सर्वप्रथम तरंगे उधर ही पहुंचते हैं एपिसेंटर की। और दूसरा ऐसे पूछ लेगा कि एपिसेंटर कहाँ होता, फोकस के, तो फोकस के ठीक ऊपर होता, फोकस के ठीक ऊपर होता है एपिसेंटर। अब इसमें इतना तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, सर्वाधिक पहले तरंगे पहुंच रहे हैं यहाँ पर तो सर्वाधिक विनाश भी यहीं पर होगा, और केंद्र के ठीक ऊपर होता है। तो ये चीजें बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंप तरंगे होती है 2 तरह की, एक भूगर्भिक और एक धरातल तरंगे। जो भूगर्भिक तरंगे हैं वो होंगी P तथा S। भूगर्भिक धरातल अंतर रखना, ऐसे हो सकती है इधर भूगर्भिक लिख देगा तो धरातल है, तो भूगर्भिक कौन थे P तथा S, धरातल कौन थे L तथा R। धरातल तरंगे वो तो धरातल तक पहुंचती हैं, जैसे P वेव्स, S वेव्स, रिले वेव्स और L वेव्स। तो एक कौन सी होंगी, जियोलॉजिकल वेव्स। यह तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलती हैं, अवकेंद्र से यही तरंगे निकलती हैं। कौन सी, अवकेंद्र से यही तरंगे निकलती हैं। अवकेंद्र मतलब फोकस, फोकस से तो तरंगे निकलेंगी सभी, तो इसमें कोई समझाने वाली तक बात नहीं कि पॉइंट समझाऊं, सभी तरंगे कहाँ निकलनी है, अवकेंद्र फोकस से ही निकलती हैं। अब आते हैं पी तरंग होगी, पी वेव्स। ये प्राथमिक तरंगे क्योंकि भूकंप के दौरान सबसे पहले यही तरंगे निकलती हैं। और मैंने की कुछ खास बात करूँ पी तरंग होगी, तो ये ठोस, द्रव और गैस, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। बाद में जरूरत पड़ेगी इनकी, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। वहीं पर यदि बात करें सेकेंडरी तरंग होगी, एस तरंग की, तो ये तरंगे क्या है, ये इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ये किस माध्यम में, ये ठोस माध्यम में नहीं चल सकती शायद, ऐसे है ना, चलती शुरुआती गतिविधि अच्छी है। यहाँ तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। सुनो एक मिनट इसको चेक कर लें। लिख लेना भाई, सेकेंडरी तरंगे जो होती हैं प्राथमिक ठोस भाग में नहीं चलती। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो ठोस भाग में नहीं, मतलब ठोस माध्यम में चल सकती हैं केवल सेकेंडरी तरंगे। किस माध्यम में चलती हैं, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं सेकेंडरी वेव्स। जो प्राथमिक तरंगे थी वो तीनों माध्यम में चल रही हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में चल रही हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स वो चलते केवल ठोस माध्यम में। तो भैया किस में नहीं चलती, ये द्रव में नहीं चलती, इसमें द्रव में नहीं चलती। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि द्रव में नहीं चलती। बस इतना तुम्हें याद रखना। बाकी एल तरंगे जो होंगी, यह तरंगे वे तरंगे होती है जो भूकंप के दौरान कहाँ पहुंचती है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, हमारे पास तक पहुंचती है, जहाँ तक मकानों की नींव होती है। तो ये मकानों की नींव को हिलाने का काम करती है, इसको मकानों की नींव को हिलाने का काम करती हैं। तो इन्हीं तरंगों के कारण तो सर्वाधिक क्या आएगा, विनाश आएगा ना। इन तरंगों की गति सबसे कम होती है, गति सबसे कम है। एक तरंग तो ऐसा ही ऐसे निकली और सन से निकल गई, दूसरी आप ये राम से रही है ऐसे चल चल कर और धरातल तक पहुंच रही है। तो क्या करेंगे, मकानों का निर्माण करेंगे, मकान वगैरह का ढा देंगे। क्या नाम से जानते हैं इनको, इन्हें जानते हैं लव वेव्स के नाम से। किसके, लव वेव्स के नाम से जानते हैं। नाम ही खतरनाक है तो क्या होगा, खतरनाक तरंगे होंगी। इसमें कोई रखने वाली चीज बिल्कुल नहीं। एल तरंगे क्या बोलेंगे, लव वेव्स। हिंदी में बोलेंगे ना प्यारी तरंगे, क्या बोलेंगे, प्यारी। और सबसे ज्यादा खतरनाक भी यही होती है। उसके बाद आती है रिले वेव्स। रिले वेव्स जो होती हैं, रिले वेव्स होती हैं, इनमें एल तरंगों के और पी तरंगों दोनों गुण पाए जाते हैं। मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। भैया अनुप्रस्थ क्या और अनुदैर्ध्य, क्योंकि कई का ध्यान आएगा बोर्ड पर कि भैया अनुप्रस्थ तरंगे हैं और कहीं कहीं तुम्हें दिखाया कि अनुदैर्ध्य। इनका भी तो बताओ, मैंने कहा देखो जो कहाँ पे था हमारा, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी हैं, अनुदैर्ध्य। किताब उठाने के मिनट एक कोई सीरी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ऐसे चल रही है। ठीक ऐसे चलेंगी तो क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम अनुदैर्ध्य तरंगे। ऐसे चलेंगे जो थोड़ी हट हट के पीछे ऐसे चलेंगे तो अनुदैर्ध्य तरंगे। एक तरंगे ऐसे आ रही है, सपोज करो इस तरह से चली, ऐसे मूव करी इस तरह से, उन्हें क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। यदि ऐसे चले इस तरह से तो अनुदैर्ध्य। ऐसे चलेगी तो क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। ठीक है,
बस ये बताना था। तो ये कौन सी है, ये अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी है, एल तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। बाकी यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ हैं, कौन सी अनुदैर्ध्य हैं, अनुदैर्ध्य किस प्रकार काम करती हैं, अनुप्रस्थ किस प्रकार काम करती हैं। तो ये धरातल तक पहुंचती हैं एवरेज, गति कम होती है लेकिन फिर मकान को गिराने का काम में कर जाती हैं। और पॉइंट ही हो, बाकी चीजें मैंने तो बताई थी। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र यदि मैं आपको बताऊं, जैसे कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। अच्छा भैया, पी तरंगों का छाया क्षेत्र भी यहाँ से, तो ये अपनी पृथ्वी हुई ना। अब मैंने तो बताया इसमें ठोस द्रव भाग, ठोस द्रव गैस 3 तरह के पार्ट होते हैं। सपोज करो पॉइंट हो जाएगा इस तरह से, ज्यादा बड़ा ये पृथ्वी हुई, ये मिड पॉइंट, ये बाहरी पॉइंट, ये ठोस है, ये द्रव है, ये कैसा फिर ठोस है। तो जो सेकेंडरी तरंगे थी वो किस माध्यम में चल रही थी, जो सेकेंडरी वेव्स थी वो द्रव में नहीं चल रही, बाकी सब जगह चल रही। और प्राइमरी तरंगे तो तीनों माध्यम में चलेंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, माध्यम बदल देते हैं। ठोस से द्रव में जाएंगी, द्रव से ठोस में जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाती है। क्या होती है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ से चलना शुरू हुई, ध्यान रखना। अब मैं बात करूँगा एस तरंगों की भी, कहाँ से बताऊँगा तो मैं ऐसे बताना इससे पहले बी से। एस तरंगों का छाया क्षेत्र बताना, तो तुम्हें इतना तो पता है कि पृथ्वी का कोर क्षेत्र क्या है, ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में है। और भैया तुमने बताया कि जो कौन सी तरंगे होंगी, एस तरंगे, वो द्रव में नहीं चलती। कहाँ नहीं चलती, द्रव में नहीं चलती, बाकी कहाँ चलती हैं, ठोस में चलती हैं। मैंने कहा मैंने इसको इस तरह से बात किया, ये वाला हिस्सा कौन सा होगा इसका भाई, ये वाला हिस्सा कौन सा होगा इसका, ठोस। ठोस मतलब कोर सेक्टर। ये वाला जो होगा ये होगा मेंटल। मेंटल किस अवस्था में है, मेंटल द्रव अवस्था में। सेकेंडरी तरंगे चली, यहीं से सेकेंडरी तरंगे चलना शुरू हुई, तो वो क्या करेंगी, ठोस ठोस में चलेंगी, भू परपल्टी में। किसमें चलेंगी, ठोस ठोस में चलेंगी, भू परपल्टी में। लेकिन जैसे ही द्रव आएगा मेंटल, तो वहां तो चल नहीं सकती है, तो इस कारण निर्माण होगा किसका, एस तरंगों के छाया क्षेत्र का। पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, 103 डिग्री क्या होता है इनका छाया क्षेत्र पाया जाता है एस तरंगों। किस कारण, क्योंकि बीच में मेंटल आया था द्रव, क्या जाएगा बीच में, मेंटल आया था, और एस तरंगे द्रव वाले क्षेत्र में एंट्री नहीं करती। इधर से चलेंगे लपट के यहाँ पर होगी, तो इसकी निर्माण है छाया क्षेत्र का निर्माण। नहीं लिखा हुआ 105 लेगा, एनसीईआरटी में 103 बता, एनसीईआरटी बताऊंगा इससे मजा मतलब। और इधर यहाँ पे 103 है, आया ना 103। हाँ, तो फिर वो प्राइवेट बुक का है, सरकारी बुक का। अब यहाँ पे देखो, फिर दोनों तरंगे एक साथ तो निकलेंगी, पी और एस। एस तरंगे इसलिए बताया था पहले क्योंकि उसमें चलती वो द्रव माध्यम में। अब यहाँ से सेकेंडरी तरंगे निकली, इनका तो छाया क्षेत्र बना। क्या बना, इनका छाया क्षेत्र बन गया। अच्छा भैया, अब जो तरंगे आएंगी पी, वो ठोस में चलेंगी, भूपरपट्टी में। ये मिड पॉइंट आ जाएगा, कोर वाला इसमें चलेंगी, लेकिन ये मेंटल वाला पार्ट है इसमें चलेंगे भैया। मैंने कहा बिल्कुल। और मेंटल कैसा द्रव, तो अपने स्थान में थोड़ा विचलित होंगी, चेंज होगा माध्यम, थोड़ी कैसे जाएंगी, विचलित होंगे। यहाँ से इस तरह से मूव करेगी, यहाँ से चली सीधी मूव करेगी, यहाँ से चली सीधी मूव करेगी, तो इस कारण निर्माण करती है एक छाया क्षेत्र का। अब देखो नजर आ रहा होगा, यहाँ तक तो इस तरह से फिर चेंज हो जाती है। तो क्या करती है, जैसे इनका माध्यम चेंज होता है तो ये चेंज हो जाती है अपने 103 डिग्री, 142 डिग्री। इसी कारण निर्माण होता है पी तरंगों का छाया क्षेत्र। कितना पाया जाएगा, 103 से 142 डिग्री। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना पाया जाता है, एस तरंगों का कितना पाया जाता है। सिंपल, तो ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाता है। अच्छा भैया, ये तो थोड़ा डीप चीजें होगी, मैंने कहा बाकी आप इन्हें देख लेना। अब आ जाएंगे इसकी ओर, भूकंप का मापन। भूकंप का मापन कैसे होता, तो दो यंत्र दिए हैं यहाँ पर, एक रिएक्टर स्केल, दूसरा मर्केल स्केल। जो रिएक्टर स्केल है ये मापता ऊर्जा को, किसको नापता, भूकंप की ऊर्जा को मापता। इसमें कितने अंक होते हैं, इसमें 0 से लेकर 9 तक की इकाइयां होती है, जिसका आधार भूकंप को मापा जाता है। तो एक लघु गुणक इकाई, जिसमें एक इकाई बढ़ने पर 10 गुना ऊर्जा बढ़ जाती है। 10 गुना ऊर्जा कैसे होती है, बढ़ जाती है। अब देखो किस तरह से, सपोज करो एक तीव्रता का भूकंप आया, कितनी का, एक तीव्रता का भूकंप आया। कोई के 2 तीव्रता का भूकंप आएगा, कितनी का, 2। तो कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, 1 बढ़ा ना। और इसमें बताया गया है कि 10 गुना बढ़ जाती है एक तीव्रता बढ़ने पर। तो ये 2 तीव्रता का जो भूकंप होगा, ये एक तीव्रता वाले से 10 गुना ज्यादा कैसा होगा, 10 गुना
ज्यादा पावरफुल होगा। सपोज करो यहाँ पे 3 लिख दिया तो कितना बढ़ा 1, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 1 था तो 1 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा टोटल। अब इसका भी 10 गुना बढ़ जाएगा तो 3 तीव्रता तक पहुंचते पहुंचते भूकंप कैसा होगा, काफी उच्च तीव्रता हो जाएगा। गुना करके देख रहे हैं, गुना वाले पाते नहीं, गुना भाग, ठीक। बाकी इतना बता कि 1 तीव्रता बढ़ने पर भूकंप की पावर 10 गुना बढ़ जाएगी, ठीक भाई। यह मात्रात्मक स्केल है। आजकल उच्च परिणाम के भूकंप मापने के लिए मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा 1 इकाई बढ़ने पर कितने गुना ऊर्जा बढ़ती है रिएक्टर स्केल में, बस इतना पूछा जाएगा। हर एक कांस्टेबल में तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, भूकंप मापने का यंत्र कौन था, रिएक्टर स्केल। यदि रिएक्टर स्केल देगा तो मर्केली स्केल नहीं देगा, मर्केली स्केल देगा तो रिएक्टर स्केल नहीं देगा। यहाँ पर क्या मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किसमें, रिएक्टर, किसमें, रिएक्टर में। बात करेंगे मर्केली स्केल। मर्केली स्केल का तो नाम ही नजर आ रहा है मर्केली, इसमें शब्द आ रहा है एक मर, क्या शब्द आ रहा, मर। तो इसका जो मापन किया जाता है वो मापा जाता है कितने लोग मरे, कितनी इमारत रही, कितना नुकसान हुआ। तो लोगों के मरने गिरने के आधार पर जो भूकंप का मापन होगा होता है मर्केली स्केल में। इसमें मर्केली स्केल में यही पॉइंट यहाँ से बन सकता है। इसमें कितनी होगी, 1 से लेकर 12 इकाई होती हैं जो रोमन आंकड़ों में लिखी होती हैं। जैसे इस तरह लिखा था 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से लिखे तो बोलते रोमन अंक, ठीक। तो रोमन अंकों में लिखी होती हैं। यह भी एक गुणात्मक इकाई है। बाकी यहीं से इतना डीप क्वेश्चन ना बनने का, पूछ लेगा तुमसे कि मर्केली स्केल में कितनी इकाइयां होती हैं, 12। रिएक्टर स्केल में कितनी होती है, 9। रोमन अंकों में कौन सी लिखी होती है, रिएक्टर स्केल। नुकसान के आधार पर किस स्केल का यूज करते हैं, मर्केली स्केल का। मरने के आधार पर मर्केली स्केल, तो यही पता है ना। बाकी भूकंप की मैंने बताई थी गतिविधियां किस प्रकार से होंगी, कहाँ पर उच्च तीव्रता का होगा, कहाँ पर निम्न तीव्रता का होगा। तो ये भूकंप तो बताई दिए। बाकी प्लेट वाला सिस्टम बताया दो। बाकी और बताएंगे ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी सपोज करो किस तरह से, भैया बताओ किस तरह से होगा भूकंप। भाई सपोज करो अपनी प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे तो होगी। इसके नीचे क्या भरा हुआ है, इसके नीचे भरा हुआ है लावा। क्या भरा हुआ इसके नीचे, क्या भरा हुआ भाई, लावा भरा हुआ है। अब सपोज करो ये प्लेटें एक दूसरे की ओर चलना शुरू हुई, इस तरह से चलेंगी, मूव करेंगी। किस कारण, कई बार प्लेटें लावा के ऊपर टिकेंगी तो मूव कर जाते हैं एक दूसरे प्लेट की ओर। कई सिद्धांत हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी घूम रही है, घूमने के कारण अपने अक्षांश पर घूम रही है, वो सिद्धांत हो सकता। दूसरा प्लेटों का सिकुड़ना हो सकता, ठंडी प्लेट हो जाएंगी तो अपने आप को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। सपोज करो प्लेट एक दूसरी प्लेट से टकराई, टकराने के बाद में कई नियम बनेंगे। या तो एक प्लेट ऐसे टकरा करके ऐसे एक दूसरी प्लेट के ऊपर चले जाए तो किस चीज का निर्माण होगा, अपनी गाड़ी देखेगी टकराती हुई गाड़ी, ऐसे ही दोनों गाड़ी टकराती, ऐसे टकराई ऊपर उछल गई। कई बार ऐसा होता है 2 गाड़ी आ रही है, एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी जो छोटी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगी, इस तरह से ऐसे मूव कर जाएगी। अब सपोज करो ये प्लेट ऐसे मूव करेगी, इस प्लेट के लिए कैसे, इस प्रकार से मूव करेगी। तो यहाँ पर तो खुद ही लावा भरा हुआ है। जब ये प्लेट यहाँ पर पहुंच जाएगी तो लावा की मात्रा, टेम्परेचर इतना अधिक होता, इस प्लेट की मिट्टी को जलाकर क्या कर देगा, लावा बना देगा। अब जब ये लावा बन जाएगा बहुत सारा, तो इसको बाहर निकलने के लिए क्या चाहिएगी, जगह चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जगह कम है। तो ये उबाल मारता कहाँ पर, बाहर की तरफ। क्या मारता, बाहर की तरफ उबाल मारता। तो यहाँ से किसी का निर्माण होगा, ज्वालामुखी निकलेगा, ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप आएगा। तो ये पॉइंट बनते भी एग्जाम में। बाकी मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया, आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से देख लेना। कितने टाइम की क्लास मिलेगा, 23-24 हो गया, मतलब 6-7-8-5 चलो कोई ना। बाकी भूकंप का प्रभाव वगैरह मैंने बता दिए, आंतरिक जानकारी मिलती है भूकंप के आधार पर, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।